वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन हिस्ट्री की और हिस्ट्री में टॉपिक चल रहा है एनिशिएंट इंडिया। और एनिशिएंट इंडिया में जो टॉपिक है हमारा वो है वैदिक सभ्यता। ये वैदिक सभ्यता का सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मतलब ये सेकंड लास्ट क्लास है, इसके बाद एक क्लास और होगी और हमारी वैदिक सभ्यता पूरी समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले देखिए उत्तर वैदिक सभ्यता का समय क्या है। तो इसका समय है साथियों 1000 से, लिख देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से, इसका जो समय है वो है 1000 से 600 BC। ध्यान रखना ये उत्तर वैदिक काल का समय है। पूर्व वैदिक काल का समय क्या है 1500 से 1000 BC। ठीक, तो ध्यान रखना ये पूर्व वैदिक का है। हम बेसिकली उत्तर वैदिक काल की बात यहाँ पर आज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ऋग्वेद के अलावा जितने भी ग्रंथ हैं वो सब इसके बारे में जानकारी देते हैं, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, सभी के सभी इसके बारे में जानकारी देते हैं। उत्तर वैदिक काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है कि उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे। पूर्व वैदिक काल में इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल इतना नहीं होता था, लोहे का प्रयोग इतना नहीं था। काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि पूर्व वैदिक काल की तरह लोगों का जीवन अब बदल चुका है। पूर्व वैदिक काल में लोग ज़्यादातर कर रहे थे पशुपालन, बट अब कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल में कृषि। उत्तर वैदिक काल की मुद्रा जो है, मुद्रा की इकाई है शतमान और निष्क। हालांकि ऐसा कोई प्रॉपर करेंसी नहीं थी, लेकिन हाँ इन्हें बोला जा सकता है। इस काल में हल को बोलते थे शिर और हल रेखा को कहते थे सीता के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज्य थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा जाता है। एकराट वो होता है जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं को जीत लेता है, ध्यान रखना। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ऑलरेडी पॉइंट पढ़ चुके हैं। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है, समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का उल्लेख है, इस पॉइंट को हम पढ़ चुके हैं। रत्नी कौन होते हैं? वो लोग जो रत्न धारण करते हैं, जो बेसिकली आज के समय में आप इन्हें समझो सरकार के मंत्री। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है, ध्यान रखना। राजसूय यज्ञ जो राजा के राज सिंहासन पर बैठने के समय किया जाता है। और मैं आपको बता दूं शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक, अगला पॉइंट, ये पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्त्री वाला। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि चारों आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले जाबाल उपनिषद में मिलता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चारों आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है। आश्रम मतलब आश्रम है सनातन सभ्यता में 4: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, ध्यान रखना। ब्रह्मचर्य में व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्त्री संसर्ग से दूर रहेगा और अपना ध्यान केवल पढ़ाई में लगाएगा। गृहस्थ आश्रम में शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय भेजेगा, उनको शिक्षा हासिल करवाएगा। वानप्रस्थ में अपनी समस्त घरेलू जिम्मेदारियों से व्यक्ति दूर होगा और अंत में वह संन्यास को धारण करके ईश्वर की खोज में निकल जाएगा। क्योंकि उस वक्त इंसान की उम्र 100 वर्ष मानी जाती थी, इसलिए इन्हें 25-25 के 4 हिस्सों में बांटा गया है। वैदिक काल में जीविकोपार्जन यानी अपने जीवन को चलाने के लिए वेदों की पढ़ाई करने वाले जो अध्यापक होते थे उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। ब्राह्मणों में उपजाति होती है उपाध्याय, है ना। तो ध्यान रखना, उपाध्याय कौन होते थे? जो वेदांगों को पढ़ाने का कार्य करते थे और उससे अपना घर चलाते थे। ठीक है, बेसिकली टीचर। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख हुआ है, जैसे जुताई, बुआई, कटाई और मढ़ाई। ध्यान रखना, तो शतपथ ब्राह्मण काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस कहा गया है, ध्यान रखना। कृष्ण अयस मतलब लोहा। ठीक, हाँ, आगे देखिए। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है।
तो शतपथ ब्राह्मण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गृह सूत्र में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख मिलता है तथा गृह सूत्र में ही 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। संस्कार देखिए, सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान और सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार है 11वें नंबर का उपनयन, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इससे पहले की क्लासेस में। आगे देखते हैं जरा। आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल का समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म। स्तूप का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहां इसे हिरण्य स्तूप कहा गया है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है ढेरा या मतलब एक ऊंचा सा स्थान कह सकते हैं। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, ध्यान रखना। महाभारत के जो अध्याय हैं इन्हें पर्व कहा जाता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है छठा पर्व, जिसमें मिलती है आपको गीता। ठीक है, तो ये है साथियों, ये आज हमारा छोटा सा वीडियो। इसमें एक वीडियो हम और लेकर आएंगे और फिर जो है ये टॉपिक हमारा फाइनली हो जाएगा समाप्त। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, और वो क्लास लास्ट होगी हमारी वैदिक सभ्यता की। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।